जैसा कि आप समझ चुके हैं फाइनाइट वर्ब, तो आइए पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ठीक है, क्या जरूरत पड़ गई नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ने की। ठीक, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो वर्ब से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं वो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब से ही क्रिएट होते हैं। भाई ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ज़्यादातर टीचर्स डीप नहीं पढ़ा पाते, इसको केवल ऊपर ऊपर से बता के छोड़ देते हैं। तो मैं आपको आज बिल्कुल डीप पढ़ाने वाला हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है समझेंगे और कैसे इनको यूज़ करते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी सब्जेक्ट से, किसी नंबर से, किसी पर्सन से गवर्न नहीं होती, इसका कोई मतलब नहीं है इनसे। ठीक है, और ये किसी टेंस से भी संबंधित नहीं है। ठीक है, इस पर किसी भी चीज़ का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला क्या है? जीरंड। दूसरा क्या है हमारा? पहला है हमारा जीरंड। ठीक है, पहला है जीरंड। ठीक, और दूसरा क्या है? इन्फिनेटिव। बेटा ये पढ़ लिए ना, तो ये समझ लो वर्ब चैप्टर के आप बादशाह बन गए। ठीक है, इन्फिनेटिव। और तीसरा है पार्टिसिपल। क्या है? पार्टिसिपल। ठीक, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। तो अगर आपने ये समझ लिया तो मज़ा आ जाएगा। तो समझते हैं एक एक करके तीनों को। तो पहले पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले हम जीरंड। क्या पढ़ेंगे? जीरंड। तो जीरंड क्या होता है जानेंगे। ठीक है, जीरंड का जो हिंदी मीनिंग है वो है क्रियावाचक। क्या है? क्रियावाचक। ठीक है, और इसका मूल पहचान है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, उसको हम जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरंड। और ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं अनकाउंटेबल नाउन के बराबर। किसके बराबर? अनकाउंटेबल नाउन होती है हमारी सिंगुलर, और वर्ब लेती है सिंगुलर, और वर्ब के बाद में क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आया? कभी भी कोई पूछे कि जीरंड क्या होता है, बताओ। क्रियावाचक बोलते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, और नॉन फाइनाइट वर्ब है, एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होती है। अनकाउंटेबल नाउन होती है। ठीक, सिंगुलर होती है, वर्ब सिंगुलर लेती है, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जीरंड के किस किस तरीके से सेंटेंस में यूज है। जीरंड को हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नेगेटिव भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? नेगेटिव भी बना सकते हो। ठीक, और आप इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हो एज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर आप इसको एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, नेगेटिव बना सकते हो, एज ए कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर कैसे नेगेटिव होता है, कैसे एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है। मैंने कहा आपसे स्मोकिंग इज एन इंजूरियस। मैंने कहा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो यहाँ पर स्मोकिंग हमारा हो गया जीरंड, यानी कि क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सी नाउन हुई? सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सी नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। भाई छू नहीं सकते, है ना, और केवल फील ही कर सकते हैं स्मोकिंग को, इसलिए वर्ब कैसी लगी है? सिंगुलर। इंजूरियस हमारा एक एडजेक्टिव है, जिस शब्द में OUS लगा हो वो एडजेक्टिव होता है। मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके हानिकारक वर्ड होते हैं, इंजूरियस, हार्मफुल, परनिशियस, डेट्राइमेंटल, आपका डिजास्टरस, इन सभी के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है। समझ में आई ये वाली बात आपको? इन सभी के साथ क्या लगता है? टू। और हेल्थ है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अबस्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या है? अबस्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये है हमारा एडजेक्टिव जो फिक्स प्रेपोजिशन क्या लेता है? टू। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट। अगर हम कहें स्मोकिंग
आपसे कहा स्मोकिंग इज नॉट इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पर अब ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। अब ये नेगेटिव यूज हो रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा आपसे आई इमेजिन स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग इन द बार। तो यहाँ पर देखो आई हो गया सब्जेक्ट, इमेजिन हो गया मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, स्मोकिंग क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा अदर वर्ड। यानी कि ये फ्रेज भी काउंट होता है। क्या होता है, फ्रेज। यानी कि ये फ्रेज भी है और बेटा अदर वर्ड भी काउंट होता है, अदर वर्ड और फ्रेज, ठीक है। क्लियर हुआ, फ्रेज और अदर वर्ड, ठीक। तो यहाँ पर ये जो स्मोकिंग है वो एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक। अब अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से हो सकता है, ठीक। मैंने बोला आपसे ड्रिंकिंग हैज़ द सेम इफेक्ट्स एज स्मोकिंग। मतलब ड्रिंकिंग के बिल्कुल सेम प्रभाव हैं, किसकी तरह, स्मोकिंग की तरह। तो स्मोकिंग हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर और अच्छे तरीके से समझा दूँ मैं आपको कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। क्या होता है, पूरक, ठीक है, पूरक, ठीक है। एक सा अर्थ रखने वाले। अगर हम नाउन की बात करें तो आपने सुना होगा ब्रेड एंड बटर, ठीक है। ब्रेड एंड बटर हमारे कॉम्प्लीमेंट हैं, जैसे स्लो एंड स्टडी, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट हैं। द क्रोन एंड ग्लोरी, ये भी हमारे कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है। द एडवांटेजेस, ठीक है, एंड गेन्स, ठीक है। ये भी हमारे क्या है, ये भी हमारे आपके कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। द ब्लॉक एंड कार्ट, तो यहाँ पर घोड़ा और गाड़ी, ये भी आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। भैया जब कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना एक दूसरे के तो वो सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। वर्ब के बाद में क्या आ रहा होता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर हुई ये वाली बात। जैसे एग्जाम्पल लें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एग्जाम में भी आ चुका कई बार ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर स्लो स्टडी क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट हुआ कैसा, सिंगुलर। कैसा हुआ, सिंगुलर। इसलिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फिफ्थ क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। द रेस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। इस तरीके से समझ में आया आपको कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक। अब समझते हैं, जैसे इमेजिन के बाद में स्मोकिंग आया है। क्या है, स्मोकिंग। मतलब हम जीरन का यूज़ किस किस बेस पे करेंगे, तो जीरन को हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, अगर नहीं किया हो तो कॉपी पेन लेके अच्छे तरीके से, ठीक। तो समझेंगे आप जीरन को, और बहुत डीप पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको इसे, जीरन को, ठीक। और ट्रिक से भी पढ़ाऊँगा बेटा, और कॉन्सेप्ट भी यूज़ करेंगे, ठीक। तो जीरन को हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं। पहला है हमारा, कुछ स्पेसिफिक वर्ब हैं जो जीरन लेती हैं। स्पेसिफिक वर्ब्स प्लस जीरन, स्पेसिफिक वर्ब प्लस जीरन, यानी कि जीरन आप जानते हैं क्या, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। स्पेसिफिक वर्ब हैं, अगर ये याद नहीं है तो आप जीरन का यूज़ नहीं कर सकते हो। समझ में आई बात। दूसरा है हमारा वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स जिनके साथ
हमेशा लगता है प्रेपोजिशन टू और इनके बाद में आता है जीरंड। क्या आता है? जीरंड। ठीक है, और जीरंड क्या होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा क्या है कि वर्ड्स प्लस फिक्स प्रेपोजिशन और उसके बाद में आपको क्या लगाना है? जीरंड। ठीक है, जीरंड क्या होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आपको 3 तरीके से हम जीरंड सिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरीके क्या हैं? एक तो स्पेसिफिक वर्ब, ठीक है, के बाद में जीरंड लगेगा, वो वर्ब कौन सी हैं बताएंगे ट्रिक से। ठीक, और वर्ड्स प्लस टू, ऐसे शब्द जो हमेशा प्रेपोजिशन टू लेते हैं। 2 फायदे हैं, एक तो ये पता चल रहा है कि शब्दों के साथ में जो प्रेपोजिशन लग रहा है वो कौन सा लगता है, और उनके तुरंत बाद क्या लगता है? जीरंड। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा है वर्ड्स प्लस फिक्स प्रेपोजिशन प्लस जीरंड। तो आपको एक एक करके समझाते हैं। ठीक है, तो पहले सीखेंगे हम स्पेसिफिक वर्ब्स प्लस जीरंड। ठीक है, हेडिंग में डाल लीजिए। तो बेटा आप सीख रहे हैं जीरंड, और जीरंड में आपको मैंने 3 कैटेगरी बताई। पहली कैटेगरी है हमारी क्या कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जो हमेशा जीरंड लेती हैं। अगर वो आपको याद नहीं है ना, आप जीरंड का क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो। ठीक, और उनके तुरंत बाद आपको जीरंड यूज करना है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आइए सीखते हैं वो कौन कौन सी वर्ब हैं जो जीरंड लेती हैं। ठीक है बेटा, आप जीरंड पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको 3 बेस बताए थे जीरंड को जहां हम यूज करते हैं। तो पहला बेस है आपका स्पेसिफिक वर्ब्स प्लस जीरंड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये ऐसी वर्ब हैं 38 वर्ब्स हैं जो कि अपने तुरंत बाद जीरंड लेती हैं या फिर लेती हैं कोई नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर 38 वर्ब की मैं आपको पहले हिंदी बता देता हूँ। हिंदी क्या है? इमेजिन का मतलब है कल्पना करना, फील लाइक का मतलब है महसूस होना है, महसूस करना, एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना, कांट हेल्प का मतलब रोक ना पाना या सहायता ना करना, प्रैक्टिस जानते हैं आप प्रैक्टिस। ठीक है, पोस्टपोन रोक देना, मिस चूक जाना या छोड़ देना। ठीक, फैंसी मतलब सोचना, सजेस्ट मतलब क्या होता है? सुझाव देना, एस्केप मतलब कहीं से बचकर निकल जाना, रिस्क जानते ही हो आप। ठीक है, कीप मतलब रखना किसी चीज़ को, बिजी व्यस्त रहना, अंडरस्टैंड किसी चीज़ को समझना, डिले मतलब होता है देरी होना, अवॉइड मतलब किसी चीज़ से बचना, और मेंशन मतलब किसी की बात को मेंशन नहीं करना, लागू नहीं करना। ठीक है, रेजिस्ट मतलब किसी का निरादर कर देना, निरादर करना, डिनाई मतलब होता है मना करना, फिनिश मतलब होता है खत्म करना, एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना, और कंसीडर मतलब होता है मान लेना, एप्रिसिएट मतलब होता है प्रशंसा करना, डिसलाइक मतलब होता है नापसंद करना, डिटेस्ट का मीनिंग होता है घृणा करना, बर्थ का मतलब होता है मूल्य होना किसी का, और डिस्कस जानते हैं आप। ठीक, और रिसेंट मतलब होता है गुस्सा आना, और ड्रेड मतलब होता है डरा हुआ, माइंड आपको पता है माइंड न करना, कहते हैं ना माइंड मत कर, और कॉन्टम्पलेट का मतलब होता है चिंतन करना, एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना मारना, कांट स्टैंड मतलब अपने आप को रोक ना सकना खड़े होने से, इन्वॉल्व मतलब होता है शामिल होना, और फॉरगिव मतलब होता है क्षमा करना, और इट इज़ नो यूज इसका कोई यूज नहीं है, और एंड्योर का मतलब क्या है? भुगतान, और फेस का मतलब है क्या? सामना करना। ठीक है, तो आपको 38 वर्ब्स याद नहीं हो पाएंगी, है ना, ये कह रहे होंगे, ये तो आपको ऐसे याद होंगी आप कभी ज़िंदगी में चाहकर भी भूल नहीं पाओगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ सोनू और मोनू की, जिससे आपको सारी वर्ब्स याद हो जाएंगी। तो 2 दोस्त थे, सोनू और मोनू, बहुत समय से एसएससी की तैयारी कर रहे थे। मालिक किसकी तैयारी कर रहे थे? एसएससी की। तो एक बार मोनू ने पढ़ते पढ़ते इमेजिन किया, यानी कि कल्पना की, उसको ऐसा महसूस हुआ, फील लाइक कि मैंने काफ़ी टाइम से एंजॉय नहीं किया है, आनंद नहीं लिया है। बंदा अपने आप को रोक नहीं पाया, जो प्रैक्टिस कर रहा था उसको पोस्टपोन कर दिया, मिस कर दिया। क्या कर दिया? मिस। फिर सोचने लगा क्यों ना अपने दोस्त को फ़ोन कर लूँ। तो वो जब अपने दोस्त को फ़ोन करता है तो उसका दोस्त उसे सजेस्ट करता है
क्या करता है, सजेस्ट सुझाव देता है कि एंजॉय करना है, कि हाँ कि आ जाइए रात के 12 बजे। ओह रात के 12 बजे बुला रहा है, देख लो। तो वो कह रहा है यार तू मेरे पापा को नहीं जानता, बहुत मारेंगे, पढ़ लिए। तो अरे कुछ नहीं, दोस्त है ना तू मेरा, आ जाइए सो जाए बाहर से, कुंडी लगाइए भाई। तो वो एस्केप कर लेता है रात के 12 बजे, ठीक है, बचकर निकल आता है। याद हुआ? तो दोबारा सुनो। मोनू पढ़ते पढ़ते इमेजिन करता है, उसको ऐसा महसूस होता है, फील लाइक कि काफ़ी समय से एंजॉय नहीं किया है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, कांट हेल्प। जो प्रैक्टिस कर रहा होता है उसको कर देता है पोस्टपोन, रोक देता है, फिर कर देता है उसको मिस, फिर सोचने लगता है, फैंसी करने लगता है कि क्यों ना अपने दोस्त को फ़ोन कर लूँ। तो उसका दोस्त उसको सजेस्ट करता है कि रात के 12 बजे बच के निकल आइयो, ठीक है। तो एस्केप और सजेस्ट, ठीक है। बंदा बड़ा एक्साइटेड होता है, भैया हुक्का पीने का बड़ा शौक था उसको, ठीक है। तो वो रात के 12 बजे मम्मी पापा सो गए और कुंडी लगा के बंदा निकल आया बाहर दिल्ली के रोड पे, ठीक है। तो क्या उठा लेता है, रिस्क उठा लेता है। तो दोनों दोस्त आके गले मिलते हैं, सोनू और मोनू दोनों मिले, यार बहुत समय बाद टाइम मिला एंजॉय करने का, चल चलते हैं। कहाँ चलेगा, हुक्का बार चलते हैं। तो हुक्का बार पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे लगा लेते हैं हुक्का, भैया उनको हो जाता है नशा, और वहाँ गाना चलता है, बुड बी मैं चमक छल्लो ओ। तो ये वाला गाना चल रहा होता है भाई, वो चमक छल्लो ही बन जाते हैं पी के हुक्का, और नाचने में बिजी हो जाते हैं, की बिजी डांसिंग। अरे मजा आ रहा है साहब, ठीक है। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब सोनू का नशा उतर जाता है, सोनू कहता है मोनू से चल देरी हो रही है, देरी हो रही है। तो मोनू है, मस्ती में चूर है भैया, गाना चल रहा है, वुड बी माई चमक चलो, नाचे जा रहा है, ठीक है। वो उसको कहता है भाई हट, नाचने दे, अवॉइड कर देता है, ठीक है। उसकी बात को मेंशन नहीं करता है, वो कहता है भैया चल मेरे मार पड़ेगी, उसकी बात को मेंशन नहीं करता है, और उसको धक्का मार देता है, रेजिस्ट कर देता है, निरादर कर देता है। तो हटदा नहीं, बहुत मारूंगा तुझे काले से मुंह के, ठीक। तो यहाँ पर उसको क्या कर देता है, मना कर देता है, चल हट जा, साइड हो ले, नाचने दे। आखिरकार डांस हो जाता है फिनिश, यानी कि खत्म। समझ में आया? अब भैया दोस्त तो दोस्त होता है, अब उसका भी उतर गई, तो उसकी बात को एडमिट कर लेता है, स्वीकार लेता है। अरे कोई नहीं यार, मुझे चढ़ गई थी, डोंट वरी, आगे से नहीं बोलूँगा, सॉरी, ठीक। तो यहाँ पर उसकी बात को कंसीडर कर लेता है कि चलो घर चलते हैं। तो दोनों दोस्त घर आ रहे होते हैं, जब रास्ते में होते हैं तो सोनू कहता है मोनू से, मोनू, वो कह रहा है हाँ जी, कि एक बात कहूँ, बुरा ना माने तो। क्या? तू एसएससी छोड़, और भगवान कसम तू नाचता बहुत जोर का है, बहुत जोर का नाचता है, यानी कि अप्रिशिएट कर रहा है। तू एक रंगशाला खोल ले, क्या खोल ले, डांस पार्टी खोल ले, आराम से चलेगी। क्या एसएससी के चक्कर में लग रहा है? और अबे वो उल्लू, तू जानता है मेरे पिताजी को इतने जूते लगाएंगे, वो डांस को ना पसंद करते हैं, और वो डांस को क्या करते हैं, डांस से घृणा करते हैं, और उनकी नज़रों में डांस की कोई वैल्यू नहीं है। तुरंत कह देंगे नचनिया बनवाऊँ तुझे, पेल लेंगे डंडा ढंग से, ठीक है। समझ में आई? तो सारी बातों को दोनों दोस्त डिस्कस करते हुए आ रहे होते हैं। अब अचानक से मोनू को रीसेंट आ जाता है, यानी कि गुस्सा आ जाता है। अबे तू क्या फालतू की बातों में लग रहा है गंवार, ठीक, घर जाएंगे तो मार पड़ेगी। अब वो डरा हुआ था, घर जाऊंगा तो सेवा होगी बढ़िया तरीके से, कोई बात नहीं। वो सोनू कहता है अरे माइंड मत कर, मैं हूँ, मैं बचा लूंगा तुझे, क्यों टेंशन ले रहा है, मैं हूँ, मैं बचा लूंगा तुझे, पिटने नहीं दूंगा बेटा, कोई बात नहीं। वो पहुँचते हैं रात के 3:30 बजे घर। तो उस समय पापा डंडा लेके कंटम्पलेट कर रहे होते हैं, चिंतन, कि कहाँ गया हमारा लाल, ठीक है, पढ़ाकू। अब जैसे ही दोनों दीवार से कूदकर घर में घुसते हैं कमरे की तरफ, तो वहाँ पर पापा बैठे होते हैं। पापा कहते हैं ओए इधर आ भाई, ठीक है। दोनों बुला लिए, दोनों आँखों को मीटते मीटते होते हैं, जी पापा जी कहाँ गए थे? कल एसएससी का टेस्ट था, मैं और सोनू दोनों एसएससी का टेस्ट लगा रहे थे। अच्छा हाँ,
आँख तो हो रहे भैया की रेड झकास एकदम लाल, ठीक है। अब पापा तो पापा होते हैं भैया, समझ गए, और थोड़ी सी मुंह में से स्मेल आ रही थी, ठीक। तो यहाँ पर वो बहाना मार रहे थे, समझ गए। पापा को रुका नहीं गया, डंडा लेके खड़े हो गए अपने बेटे में, मोनू में, दे डंडा मारने लग रहे। और मोनू डग रहा है, ओ मैया, ठीक। तो अब वो दोस्त क्या कहता है, अंकल जी तुम्हारी कसम, ओहो, क्या कहता है, अंकल जी तुम्हारी कसम, मैं और मोनू दोनों टेस्ट लगा रहे थे। अंकल जी समझ गए कि ये भी चोर की दाढ़ी में तिनका, ये भी शामिल है, बेटा ये भी इन्वॉल्व है, आजा तू भी सेवा में, उसकी भी धुनाई चालू। फिर आ जाती है उनकी प्यारी सी मम्मी, ठीक है। अब मम्मी कहती है, अरे क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह हल्ला कर रहे हो, हैं, जीने नहीं दोगे क्या हमें। तो फिर वो कहती है, क्या हुआ, क्यों मार रहे हो, अरे ये ऐसे ऐसे हुक्का बार में घूम के आया नालायक हो, मुझसे कह रहा है मैं SSC का टेस्ट लगा के आया हूँ, ठीक है। तो वगैरह कोई बात नहीं, बच्चे हैं, माफ़ कर दो, तुमने भी तो अपनी जवानी पे बड़े गुल खिलाए होंगे। पापा एकदम भड़क जाते हैं, ये क्या कर रही है। तो फिर कहता है पापा उसकी मम्मी से, कल मुझे तेरे ही करो धराया हो है, जो ये हुक्का बार में घूम रहे हैं, नहीं तो ये SSC क्रैक करके नौकरी कर रहे होते, क्लर्क बन गए होते। अच्छा अब मम्मी को मोह नीचे, ठीक है, हट जा, इसका कोई यूज़ नहीं है, इट इज़ नो यूज़, नहीं तो तेरी भी सेवा पक्की है। मम्मी हट जाती है बेचारी साइड से, ठीक है, नहीं करो तुम सेवा। तो वहाँ पर जो इन्होंने मज़े लिए हैं उसका भुगतान भी इनको भरना पड़ेगा, और इस मुसीबत है ना जो डंडे पड़ रहे हैं उसका भी इनको सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये थी सोनू मोनू की स्टोरी। आप कोई दो दोस्त ले लीजिए और स्टोरी बनाना स्टार्ट, और सीधे सीधे करिए इमेजिन के बाद में क्या ऐसा महसूस हुआ, यानी कि एंजॉय नहीं किया, अपने आप को रोक नहीं पाए, जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसको पोस्टपोन कर दिया, मिस कर दिया, यानी कि सोचने लगे फैंसी, क्यों ना अपने दोस्त को फ़ोन कर लूँ। तो दोस्त करता है सजेस्ट, रात के 12 बजे बच के निकल आइए, क्या उठा लेता रिस्क, का बार पहुँच गए। फिर वहाँ पे गाना चलता है, बुड बी माई छमक छल्लो, आराम से पी के की बिजी डांसिंग, कुछ भी समझ में नहीं आता है, देरी हो रही होती है, वो पूछता है चल भैया, अवॉइड कर देता है उसको, यानी कि उसकी बात को मेंशन नहीं करता है, उसको धक्का मार देता है, रेजिस्ट कर देता है, ठीक है, और आखिरकार उससे मना कर देता है। अंत में डांस खत्म, दोस्तों दोस्त होता है, दोस्त की बात को एडमिट कर लेता है, कंसीडर कर लेता है, और रास्ते में आ रहे होते हैं तो दोस्त से कहता है तू नाचता बहुत जोर का है, अप्रिशिएट, ठीक है। तो वो कहता है तू SSC की तैयारी छोड़, तू डांस अकेडमी ज्वाइन कर ले। तो यहाँ पर वो कहता है तू मेरे पिताजी को नहीं जानता, वो उससे डिसलाइक करते हैं, डिटेस्ट करते हैं, उनकी नज़रों में डांस की कोई वैल्यू नहीं है। सारी बातों को दोनों दोस्त डिस्कस करते हुए आ रहे होते हैं। अचानक से मोनू को रिसेंट आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो ड्रेड होता है, डरा हुआ होता है कि घर जाऊंगा तो मार पड़ेगी। दोस्त कहता है माइंड मत कर, मैं हूँ। तो घर पे जैसे पहुँचते हैं पापा डंडा लेके कंटम्पलेट कर रहे होते हैं, चिंतन आएगा तो उसको कूटूंगा, ठीक है। तो वो बहाना मारता है, एक्सक्यूज मारता है, पापा तो पापा होते समझ जाते हैं, रुका नहीं जाता, खड़े हो जाते हैं, धुनाई चालू। दोस्त कहता है अंकल जी तुम्हारी कसम, मैं और ये दोनों टेस्ट लगा रहे थे, तू भी शामिल है। उनकी तोड़ाई चालू। मम्मी आ जाती है, कहती थी माफ़ कर दो, ठीक है, बच्चे हैं सुधर जाएंगे। मम्मी को भी डायलॉग मार देते हैं पापा, कहते हट जा, इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। इस मुसीबत का भी इनको भुगतान करना पड़ेगा, एंड और इस मुसीबत का भी इनको सामना करना पड़ेगा। आपको समझ में आया जिरेंड अच्छे तरीके से? तो इन सभी वर्बों के बाद में आपको क्या लगानी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, I imagine playing in the garden। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आई आया है, इमेजिन वर्ड मैंने भी आपको पढ़ाया, उसके तुरंत बाद में प्लेइंग क्या है बच्चों, जीरन, यानी कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। कैसे काम कर रहा है जे ऑब्जेक्ट, क्लियर हुआ ना सभी को? तो यहाँ पर इन द गार्डन क्या काउंट होगा, अदर वर्ड, यानी कि फ्रेज में काउंट होगा बच्चों, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई कांट हेल्प you
मेकिंग आ प्रोजेक्ट, ठीक है, मेकिंग आ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ये क्या है, कांट हेल्प के बाद में क्या है, जीरेंट, क्या है, जीरेंट, ठीक है। अगर हमने बोला आई एंजॉय डांसिंग, कहाँ नाच रहे थे दोनों दोस्त, बार में, इन द बार। तो यहाँ पर एंजॉय के बाद में क्या है, डांसिंग, डांसिंग क्या है बच्चों हमारा, जीरेंट, क्या है, जीरेंट, ठीक है। ये क्या है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो रहा है ना सभी को। तो यहाँ पर बोल सकते हैं सी पोस्टपोन्स मेकिंग आ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सी सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ, क्या है, जीरेंट। समझ में आया। तो इन सभी वर्बों के साथ आपको क्या लगता है, जीरेंट लगाना है, क्या लगाना है, जीरेंट, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं कि ही डिटेस्ट्स, ठीक है, ही डिटेस्ट्स हेल्पिंग द रिच, ठीक। तो यहाँ पर डिटेस्ट के बाद में क्या है, हेल्पिंग क्या है, जीरेंट। समझ में आया ना आपको। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जीरेंट इन वर्बों के बाद में आया, इमेजिन, कांट हेल्प, एंजॉय, पोस्टपोन, डिटेस्ट, ठीक है। ये सभी क्या ले रही हैं अपने तुरंत बाद में, जीरेंट ले रही हैं, क्या ले रही हैं, जीरेंट। ये भी जीरेंट है, ये भी जीरेंट है, ये भी जीरेंट है। समझ में आया आपको। पहला इसका फेस समझ में आया कि स्पेसिफिक वर्ब्स प्लस जीरेंट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सोनू मोनू की एक जोरदार कहानी के साथ, ठीक है। तो आप दूसरा पैरामीटर समझते हैं। जैसा कि बच्चों आपने सीखा कि स्पेसिफिक वर्ब्स प्लस जीरेंट, तो दूसरा हमारा पैरामीटर है वर्ड्स प्लस टू प्लस जीरेंट, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो अपने साथ हमेशा टू लेते हैं। बहुत अच्छा हमारा एडवांटेज है ये हमारे लिए कि ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा टू लेते हैं और उनके तुरंत बाद आपको जीरेंट लगाना है, V1 प्लस ING, ठीक है। तो अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, गिवन टू, ऑब्जेक्ट टू और टेकन टू, इन पांचों वर्डों का मीनिंग होता है आदि होना, लत होना, ठीक है। समझ में आ रहा है, आदि होना किसी चीज का या लत होना। और इम्यून टू का मतलब होता है असर होना, एवर्स टू का मतलब होता है किसी का विरोध करना, ठीक है, ठीक, विरोध करना। विद ए व्यू टू मतलब होता है के दृष्टिकोण से, लुकिंग फॉरवर्ड टू, उम्मीद करना, डिस्पोज टू, डिवोटेड टू, प्रोन टू का मीनिंग होता है सर किसी व्यक्ति पर गलत आरोप लगा देना। ड्यू टू और ओनिंग टू का मीनिंग होता है क्या, के कारण, क्या होता है, के कारण। इन सभी के बाद में लगता है जीरेंट, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। एक अलग से कॉन्सेप्ट है यूज टू, जब मॉडल वर्ब की तरह काम करता है तो उसके साथ लगती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, यानी कि ये मेन वर्ब की तरह काम करता है, तो आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी कि जीरेंट। आइए पहले इसको ही देख लेते हैं। मैंने कहा he used to speak हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आया कि ही हुआ सब्जेक्ट और यूज टू हुआ मॉडल वर्ब और इसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट, ठीक है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, और हिंदी और इंग्लिश क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। यहाँ पे ये मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर मैंने कहा आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर जो आई है वो सब्जेक्ट, एम है हेल्पिंग वर्ब और यूज टू हमारा क्या है, ऐसा वर्ड जो टू लेता है, और गेटिंग हुआ बच्चों क्या, जीरेंट, क्या हुआ, जीरेंट। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब यानी कि मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, किसकी तरह, मेन वर्ब की तरह, और यहाँ पर ये जीरेंट ले रहा है। समझ में आया।
अगर यूज टू से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है तभी जीरंड लेता है, अदरवाइज ये जीरंड नहीं लेता। क्या लेता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर ये मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने और उदाहरण लिए कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकमिंग एन IAS। ठीक है, तो यहाँ पर ये लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद में बिकमिंग जो आया है वो जीरंड है। क्या है? जीरंड। ठीक है, मैंने बोला ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन। तो यहाँ पर वह शराब पीने का आदी है, यानी कि एडिक्टेड के बाद में ड्रिंकिंग आया है तो क्या है? जीरंड है। क्या है? जीरंड। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये चीज़ समझ में आई कि अमित इज गिवन टू स्मोकिंग। तो यहाँ पर अमित किसका आदी है? स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो अमित स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का आदी है। क्लियर हुआ? तो ये गिवन टू के बाद में क्या आया? स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों के दोनों ही क्या है? जीरंड। और कंजक्शन एंड से जोड़े गए तो आपको समझ में आया? दूसरा अकस्टम्ड टू, एडिक्टेड टू, गिवन टू, टेकन टू, इम्यून टू, एवर्स टू, विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, डिस्पोज टू, डिवोटेड टू, प्रोन टू, ड्यू टू और ओनिंग टू। लेकिन भाई एक चीज आपको सीखनी है, मैंने बोला ओनिंग टू, ये हमारा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है। इसका यूज वाक्य के स्टार्टिंग में करते हैं हमेशा, वाक्य के बीच में इसका यूज नहीं करते हैं। जबकि ड्यू टू का यूज वाक्य स्टार्टिंग में और वाक्य के हम बीच में भी यूज कर सकते हैं उसको, लेकिन इसको नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ओनिंग टू falling ill, I could not attend the seminar। तो यहाँ पर ओनिंग टू के बाद में जो फॉलिंग आया है वो आपका जीरंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीरंड। समझ में आया ना? तो ओनिंग टू का यूज सेंटेंस के प्रारंभ में ही करते हैं। ओनिंग टू का यूज सेंटेंस के प्रारंभ में ही करते हैं हमेशा। ठीक है, स्टार्टिंग में, सेंटेंस के बीच में इसका यूज नहीं करते हैं। तो आपको दूसरा पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इन वर्डों, जो ये वर्ड गिवन है, इनके तुरंत बाद आपको टू प्रेपोजिशन मिला है, उसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी कि क्या? जीरंड। एडिशन नंबर 3 पढ़ेंगे, जीरंड लगता है जहाँ। तो यहाँ पर वर्ड्स प्लस फिक्स प्रेपोजिशन और जीरंड लग रहा है, यानी कि एक तीर से दो निशान है। हमें ये भी पता चल रहा है कि जो वर्ड्स आ रहे हैं उनके साथ कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन यूज हो रहा है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला P का स्क्वायर, यानी कि 2 P होंगे। प्रिवेंट के साथ लगता है फ्रॉम और प्रोहिबिट के साथ लगता है फ्रॉम। तो प्रिवेंट फ्रॉम का मतलब होता है रोकना, प्रोहिबिट फ्रॉम का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। ठीक है, आपने मतलब कहीं देखा होगा दिस साइड इज प्रोहिबिटेड बाय द गवर्नमेंट एक्सेट्रा, जो भी कुछ अथॉरिटी होती है। तो यहाँ पर प्रोहिबिटेड का मतलब है प्रतिबंध लगाना, डिसिस्ट फ्रॉम किसी चीज से रोकना, डिटर फ्रॉम का मतलब होता है अलग हटना, डिस्क्वालीफाई फ्रॉम अयोग्य करना, और डिवार फ्रॉम निष्कासन करना, डिसुएड फ्रॉम विचार बदलना, और रेस्ट्रेन फ्रॉम का मतलब होता है रोकना, रेफ्रेन फ्रॉम का मतलब परहेज करना, एब्स्टेन फ्रॉम का मतलब भी होता है परहेज करना। तो इन सभी के बाद में जीरंड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जीरंड लगाते हैं। आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला डिटर फ्रॉम, या फिर आप बीच में ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। डिटर देम फ्रॉम हैविंग अ बैड कंपनी,
गंदी सोबत से उन्हें दूर रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिटर के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम, उसके बाद में मिला हैविंग, काम कर रहा है जीरंड की तरह। ठीक है, समझ में आया। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, उसने मुझे वहाँ जाने से रोका। यानी कि गोइंग काम कर रहा है हमारा जीरंड की तरह। किसकी तरह? जीरंड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, desist them from making mischief। मतलब क्या हुआ? उन्हें शरारत करने से रोकिए। तो डिसिस्ट के साथ में क्या है? फ्रॉम, और मेकिंग हमारा काम कर रहा है। बोलो किसकी तरह? जीरंड की तरह। समझ में आया? यहाँ बोला, और देख लो एग्जाम्पल, ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है किस तरीके से जीरंड लग रहे हैं। प्रोहिबिटेड के साथ में क्या? फ्रॉम, स्मोकिंग जीरंड बेटा, और ड्रिंकिंग भी जीरंड। समझ में आ रहा है ना सभी को? तो ये जीरंड किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे बोला दे restrained me from going into the club। ठीक है, तो यहाँ पर गोइंग किस तरीके से काम कर रहा है? बोलो जीरंड। तो आपको समझ में आया होगा, फिक्स प्रेपोजिशन भी, और ये क्या ले रहे हैं? जीरंड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? जीरंड। तो और भी हमारे फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं जो जीरंड लेते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ इस फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है। देखो, फ्रॉम अगर हम कहें, फ्रॉम का मतलब होता है से, या फिर अलग हटना। ठीक है, तो यहाँ पर आप यदि फ्रॉम की बात करते हैं तो फ्रॉम का मीनिंग होता है से और अलग हटना। फ्रॉम का यूज़ किसी चीज़ से अलग हटने के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम मथुरा, तो इसका मतलब आप किसी व्यक्ति को अपना प्लेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी फ्रॉम का यूज़ करते हैं हम, एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और अलग हटने के सेंस में कह सकते हैं द गंगा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज। तो यहाँ पर जो गंगा है वो हिमालयों से अलग होकर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम के साथ अगर पेयर यूज़ करते हैं तो टू यूज़ करते हैं। ये प्लेस और टाइम दोनों के लिए यूज होता है। जैसे शी इज़ कमिंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, वह जयपुर से दिल्ली तक। तो इसका मीनिंग होता है से और तक। ये काम करता है कंजक्शन की तरह। किसकी तरह? कंजक्शन की तरह। ये स्थिति परिवर्तन के लिए भी होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मिल्क से आपने क्या बना लिया? बटर। तो यहाँ पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदल दिया। ठीक है, तो जब आप मिल्क से बटर बनाओगे तो स्थिति परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पर चेंज हुआ। तो चेंज के लिए हम कोई ना कोई प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आप आपके ट्रांसलेशन पढ़ते थे, हिंदी से अंग्रेजी बनाओ, ट्रांसलेटेड इनटू, है ना, इंग्लिश, है ना, कहते थे नहीं कहते थे। तो यहाँ पर मिल्क से बटर बनाया, तो बटर से मिल्क तो नहीं बन सकता। अगर किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु में परिवर्तन हो रहा है लेकिन वह वस्तु उसी वस्तु में नहीं परिवर्तित हो सकती, तो वहाँ पर प्रेपोजिशन किसका यूज़ होगा? प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? फ्रॉम का। समझ में आया? जैसे मैंने कहा आपसे
मान लो मैंने कहा कोई आपने टेबल ली, कोई टेबल है, ठीक है, टेबल है और टेबल से मतलब यहाँ पर लकड़ी है वुड, तो मैंने कहा लकड़ी से टेबल बनाई, तो अगर वो टेबल टूट जाए फिर भी तो वो लकड़ी रह जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी स्थिति परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर लगाते हैं हम ऑफ का यूज़। किसका यूज़? ऑफ का। समझ में आ रहा है ना सभी को। और जैसे आप ले लो, और ले लो चेन है, यानी कि मान लो गोल्ड से बनी हुई है, किससे? गोल्ड से बनी हुई है, तो गोल्ड से चेन बनी है, अगर गोल्ड चेन टूट जाए तो फिर भी तो सोना है वो चीज़, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? ऑफ, ठीक है। तो कह सकते हैं बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, इसको ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर स्थिति परिवर्तन हुआ है कि मिल्क से क्या बना है? बटर, ठीक है। अब लेकिन बटर से मिल्क नहीं बन सकता, ठीक। तो यहाँ पर क्या लगता है? फ्रॉम। अगर हम कहें द टेबल इज मेड ऑफ क्या? वुड, तो लकड़ी से क्या बनाई है? टेबल। तो यहाँ पर भी स्थिति परिवर्तन हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है? ऑफ। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़ हुई। क्या हुई? एक्स्ट्रा चीज़। और लेकिन आपने फिक्स प्रेपोजिशन तो समझ लिए, यानी कि ये फ्रॉम वाले कितने? 2 और 5 और 2 आपके 9 और 1 10 है, यानी कि ए से और है, ये मतलब इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इनके अलावा देखते हैं कौन कौन से, ठीक। तो जैसा कि आप वर्ड्स प्लस फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम वाले समझ चुके हैं, तो और कुछ भी और भी हमारे फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं जिनके साथ में जीरन लगता है। वैसे तो ये मानना है कि कोई भी फिक्स प्रेपोजिशन है उसके बाद में जीरन आना है, ठीक है, या तो नाउन या फिर जीरन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। तो एग्जाम में कई बार ये वाला वर्ड आता है इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है दबाव देना, ठीक है, या फिर दबाव, ठीक है। तो इंसिस्ट ऑन के साथ क्या लगता है? जीरन लगता है। क्या लगता है? जीरन। आपने ये वर्ड सुने होंगे कैरी ऑन। कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। क्या? जारी रखना, ठीक है। ऐसे ही आपका एक वर्ड है सिमिलर, कीप ऑन। कीप ऑन आप कमेंट में ज़्यादातर कहते हो कीप ऑन, कीप इट अप, है ना, तो उसका मतलब भी होता है जारी रखना, ठीक। और एक होता है आपका कीन ऑन। कीन ऑन का मतलब होता है शौकीन। क्या होता है? शौकीन, ठीक है। और इसी के साथ साथ शौकीन का एक और आपको याद होगा फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब भी होता है शौकीन, ठीक। और आपका एक और होता है बेंट ऑन। क्या होता है? बेंट ऑन। बेंट ऑन का मीनिंग होता है झुकना। क्या होता है? झुकना, ठीक। समझ में आया? तो यहाँ पर ऐसे ही ऑन के होते हैं, कुछ इन के होते हैं, इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड इन, ठीक है। रुचि होना, रुचि होना। एक होता है पॉइंट इन, पॉइंट इन। और एक होता है आपका सेंस इन, सेंस इन। इन दोनों का मीन्स होता है मतलब होना, मतलब होना, मतलब होना, ठीक है, मतलब होना। एक होता है गिव प्लेजर, गिव प्लेजर इन, ठीक है। एक होता है टेक प्लेजर इन, प्लेजर इन। इसका मीनिंग भी होता है खुशी महसूस होना, खुशी महसूस होना, महसूस, महसूस होना, होना, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं गिव प्लेजर के साथ में प्रेपोजिशन आपका टू लगता है। और यहाँ पर फील प्लेजर एक और वर्ड होता है, फील प्लेजर, फील प्लेजर, फील प्लेजर इन। तो यहाँ पर इन तीनों का मीनिंग होता है सेम, ठीक है। समझ में आया? और कुछ होते हैं हमारे,
जैसे कि हेजिटेट इन संकोच करना, ठीक है, संकोच करना। कॉन्फिडेंस इन, ठीक है। कॉन्फिडेंस इन का मतलब ये होता है आत्मविश्वास, क्या, आत्मविश्वास होना, ठीक। एक होता है सक्सेसफुल इन, ठीक है, सफल होना। एक होता है एम एट, इसका मीनिंग होता है लक्ष्य होना, ठीक है। इन सभी के साथ आपको क्या लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ठीक है। तो यहाँ बोला आपसे ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन स्टडिंग, ठीक है, इंसिस्ट ऑन स्टडिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ठीक है। स्टडिंग अलोन, ठीक है, ये चीज, ठीक। और आई कैरी ऑन मेकिंग यहाँ पे और लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट, तो मेकिंग हमारा क्या है, जीरंड है, ठीक है। या कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, तो सिंगिंग भी क्या है हमारा, जीरंड है, ठीक है, ये भी जीरंड है, ओके। और आप कह सकते हैं अलग से आई एम गुड एट स्पीकिंग, तो स्पीकिंग भी क्या है हमारा, जीरंड है। कुल मिला के ये है कि जितने भी फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं उनके बाद में आपको जीरंड का यूज़ करना पड़ता है। तो आप भली भांति इस चीज़ को समझ चुके होंगे। जीरंड को मैंने बहुत डीपली पढ़ाया आपको, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। और चैप्टर वर्ब चल रहा है और बहुत डीप नॉलेज दूंगा बेटा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फिनेटिव। क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब का जीरंड तो पढ़ा दिया, इन्फिनेटिव को डीप पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको बने रहना है, चैनल पर देखते रहो और पूरी वीडियो देखें ताकि अच्छे से समझ में आए सारी चीज़, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।